माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2017 के कॉमर्स के प्रीवियस पेपर की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा कि 2017 में किस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पासबुक तथा रोकड़ बही के शेष में अंतर होगा यदि, यानी कि पासबुक और रोकड़ बही में अगर कोई भी अंतर है तो वो क्यों होगा। संग्रह हेतु चेक जमा की धनराशि बैंक में जमा कर दी हो तब होगा, या फिर व्यापारी द्वारा लिखे गए सभी चेकों का भुगतान बैंक ने कर दिया हो। थर्ड ऑप्शन है, बैंक द्वारा बैंक शुल्क लिया गया हो परंतु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं हुई हो। फोर्थ है, बैंक ने ब्याज दिया और रोकड़ बही में प्रविष्टि कर ली। बताइए क्या होगा जिसके अकॉर्डिंग पासबुक और रोकड़ बही दोनों का शेष में अंतर होगा। देखिए यहाँ पर है, संग्रह हेतु चेक जमा की राशि बैंक ने जमा कर दी हो तो कोई अंतर होना ही नहीं चाहिए, तो ये तो कट गया। फिर है, बैंक द्वारा लिखे गए सभी चेकों का भुगतान बैंक ने कर दिया, तो जो हमने लिखे थे उसका भुगतान हो गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर है, बैंक ने ब्याज दिया और रोकड़ बही में प्रविष्टि कर ली, तो ये भी ट्रीटमेंट इसका सही हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अंतर कहाँ आएगा? ऑप्शन सी में, बैंक द्वारा बैंक शुल्क लिया गया परंतु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं हुई। बहुत सिंपल था। जब हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया और जिसका उसका जो ट्रीटमेंट होना था, रिकॉर्डिंग होना था, वही रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो अंतर तो आना ही है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अवास्तविक संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, विकास व्यय, या फिर ये सभी। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए अवास्तविक संपत्ति की बात करें तो ये सारे ही हमारी वास्तविक संपत्तियों के पार्ट हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक व्यय भी अवास्तविक संपत्ति में आता है, अभिगोपन कमीशन भी, और विकास व्यय भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यापार खाता बनाने का उद्देश्य सकल लाभ अथवा हानि ज्ञात करना, विक्रय पर प्रत्यक्ष व्यय की दर ज्ञात करना, माल की लागत ज्ञात करना, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए व्यापार खाता बनाने का क्या उद्देश्य होता है। बहुत सिंपल है, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए व्यापार खाते से हमें सकल लाभ और हानि पता चल जाती है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। फिर विक्रय पर प्रत्यक्ष व्यय की पता चल जाती है कि विक्रय पर कितना प्रत्यक्ष व्यय हो रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। फिर है माल की लागत ज्ञात करना, माल की लागत भी हमें पता चल जाती है कि टोटल हमारा कितने माल की लागत इसमें लगी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन क्लियर हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। बहुत ही सिंपल था अब तक क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी संपत्ति नहीं है। बहुत सिंपल है, भूमि एवं भवन, यंत्र एवं उपकरण, फर्नीचर, व्यापारिक रहतिया। बताइए। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि व्यापारिक रहतिया जो होता है ये हमारा चालू संपत्ति का पार्ट होता है, ये हमारा स्थायी संपत्ति का पार्ट नहीं होता है। चालू यानी करंट असेट्स, स्थायी यानी कि फिक्स्ड। ये पेपर मैंने इंग्लिश में भी डिस्कस करा है, तो आप इंग्लिश में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तलपट का मिलान प्रभावित होता है केवल एक पक्षीय अशुद्धियों द्वारा, केवल द्विपक्षीय अशुद्धियों द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। देखिए तलपट का मिलान कहाँ प्रभावित होगा, जब द्विपक्षीय अशुद्धियों, केवल द्विपक्षीय अशुद्धियों द्वारा यहाँ पर हमारा मिलान जो है प्रभावित होगा, क्योंकि एक पक्षीय अशुद्धियां तो इसमें होती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए
जो तलपट है इसमें हम द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हम जब कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं होता है तब हमें पता चलेंगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है अंतिम खातों में अदत्त व्यय के समायोजन का लेखा किया जाता है, 1 स्थान पर, 2 स्थान पर, 3 स्थान पर या फिर 4 स्थान पर। बताइए अगर अंतिम खातों में अदत्त व्यय समायोजन लेखा दिया होगा तो हम कितनी जगह उसका ट्रीटमेंट करेंगे? बहुत सिंपल है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, 2 स्थान पर। अब 2 स्थान पर कैसे? देखिए अंतिम खाते में अदत्त व्यय से संबंधित कोई भी समायोजन दी होती है तो अगर वो डायरेक्ट से रिलेटेड है तो हम व्यापार खाते में, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है तो वो लाभ हानि खाते में हम दिखाते हैं, एक्सपेंस हो या इनकम हो, ठीक है। फिर दूसरा उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? फाइनल अकाउंट, यानी कि जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर। तो 2 जगह ट्रीटमेंट हो गया, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि अंतिम रहतिये को अंतिम खाते बनाने से पूर्व क्रय में समायोजित कर दिया जाता है तो उसे दर्शाया जाएगा केवल व्यापार खाते के धनी पक्ष में, केवल आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर। देखिए यहाँ पर दिया है, अगर अंतिम रहतिये को अंतिम खाते बनाते समय क्रय में पहले से ही उसको इंक्लूड कर लिया है तो उसको ट्रीटमेंट फिर व्यापार खाते में नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट सिर्फ आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में होगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वैसे 2 जगह होता है लेकिन ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है तो हम सिर्फ यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे व्यापार खाते में, हम डायरेक्ट उसको आर्थिक चिट्ठे में दिखाएंगे, ठीक है। चेक है एक बैंकिंग प्रलेख, एक व्यापारी पत्र, एक बेचान साध्य प्रलेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। बहुत सिंपल है ये भी। देखिए ऑप्शन सी राइट होगा, एक बेचान साध्य प्रलेख इसलिए क्योंकि चेक को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उस पर किसी का भी नाम लिखें और वो फर्दर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, लेटी अथवा समतल नस्तीकरण प्रणाली किससे संबंधित है? शैनन फाइल, तार फाइल, ए और बी दोनों, या फिर संकेत कार्ड। बताइए। देखिए यहाँ पे लेटी और समतल नस्तीकरण प्रणाली पूछी है तो शैनन और तार ये दोनों ही हैं, तो ऑप्शन सी होगा। कुछ और हैं इनके नाम, वो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बोल देती हूँ। लेटी अवस्था में जिनको रखा जाता है, देखिए तार फाइल हो गया, फोल्डर फाइल, कार्डबोर्ड फाइल, लोहे की मुड़ी सलाखों वाली फाइल, शैनन फाइल, कबूतर के खानों वाली फाइल, संदूकनुमा फाइल, या फिर गार्ड फाइल। ये सारी फाइल ऐसी हैं जिसमें लेटी हुई अवस्था में रखी जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रेषक तथा प्रेषी के मध्य क्रमशः कैसा संबंध होता है? क्रेता तथा विक्रेता का, प्रधान तथा प्रतिनिधि का, प्रतिनिधि तथा प्रधान का, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल है। जो प्रेषक होता है वो प्रधान कहलाता है और जो प्रेषी होता है वो प्रधान प्रतिनिधि कहलाता है, इसलिए इनके बीच संबंध होता है प्रधान तथा प्रतिनिधि का। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, क्रेता विक्रेता का नहीं होगा, प्रतिनिधि तथा प्रधान तो ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, पूंजीगत व्यय का लेखा किया जाता है व्यापारिक व लाभानी खाते में, निर्माण खाते में, चिट्ठे में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। पूंजीगत व्यय का लेखा कहाँ होगा? देखिए हमारे पूंजीगत व्यय जो होते हैं उनका लेखा चिट्ठे में किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, जब बैंक समाधान विवरण रोकड़ पुस्तक के अनुकूल शेष से बनाया जा रहा हो तो निम्न में से कौन सी मद नहीं जोड़ी जाएगी? देखिए 2 तरह के शेष होते हैं, रोकड़ पुस्तक शेष और पासबुक शेष। अब ये रोकड़ पुस्तक के भी अनुकूल शेष से बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि ये भी 2 होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल।
देखिए, इसमें ये वाली मत भी जोड़ी जाएगी, चेक जारी किया परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। एक ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा कर दिया गया चेक, रोकड़ पुस्तक के बैंक खाते में क्रेडिट पक्ष में अधिमूल्यांकन हो, ये सब होगा। लेकिन कौन सी मत नहीं जोड़ी जाएगी? ऑप्शन बी वाली, चेक जमा किया किंतु वसूल नहीं किया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, जब बैंक में रुपया जमा कराया जाता है तो बैंक ग्राहक के खाते को करता है जमा, नाम एवं दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब बैंक में पैसा जमा कराया जाता है तो ग्राहक के नाम जमा किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पत्रों एवं प्रलेखों को शीघ्रता से खोजने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? नस्तीकरण, अनुक्रमणिका, प्रतिलिपिकरण या फिर इलेक्ट्रोस्टेट मशीन, बताइए। सिंपल है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा पेपर कहाँ पर प्लेस है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उस नंबर पे जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, फोल्डर फाइल कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4, बताइए। देखिए, यहाँ पर जो फ़ोल्डर फ़ाइल है वो 2 तरह की होती है, जिसको बोलते हैं टैग फ़ाइल या फिर पत्ती वाली फ़ाइल। एक हो गया टैग, दूसरी होती है पत्ती वाली फ़ाइल। और फ़ोल्डर फ़ाइल का नाम भी देख लीजिए, तो इसको पत्रकोश या जिल्द फ़ाइल भी बोला जाता है। ये मोटे गत्ते से बनी हुई होती है, एक पुस्तक की तरह मुड़ी हुई होती है, उसको फ़ोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, बैंक द्वारा जारी प्लास्टिक मनी में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड या फिर बैंक चेकबुक। प्लास्टिक मनी डायरेक्ट बोल रखी है तो आप इजीली बता सकते हैं, ज़्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं है। ऑप्शन डी होगा चेकनुमा, क्योंकि ये भी प्लास्टिक का, ये भी प्लास्टिक का एंड ये भी, लेकिन चेक, बैंक चेक जो है प्लास्टिक का नहीं होता, वो पेपर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, रेखांकित चेक का भुगतान प्राप्त किया जाता है बैंक की खिड़की पर, वाहक द्वारा, किसी बैंक द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। अगेन वेरी सिंपल है, रेखांकित चेक का भुगतान जो होता है किसके द्वारा किया जाता है? किसी भी बैंक द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे मेंशन है किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम तो सिर्फ उस बैंक द्वारा होगा। नेक्स्ट है, खुली अनुक्रमणिका में एक साथ कितने कार्डों को देखा जा सकता है? अनेक, 5, 10 या इनमें से कोई नहीं। अनेक। ठीक है, नेक्स्ट है, आयकर अधिवक्ता के लिए नस्तीकरण की कौन सी पद्धति उपयुक्त है? फोल्डर फाइल, लोहे की मुड़ी सलाखों वाली फाइल, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक आयकर अधिवक्ता के लिए जो उसके डॉक्यूमेंट हैं, पेपर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको संभाल के रखना। तो उसके लिए जो फाइल उपयुक्त होगी वो होगी फोल्डर, लेकिन ये भी डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह सकते कि उसको यही रखनी है या उसके लिए यही अ, आवश्यक है। हम ये नहीं कह सकते, लेकिन फोल्डर उसके लिए बेस्ट है। और ये उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग किस तरह की फाइल वहाँ पे यूज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधारण कमीशन निकालने का सूत्र क्या है? कुल बिक्री इंटू दर अपॉन 100, नगद बिक्री इंटू दर अपॉन 100, उधार बिक्री इंटू दर अपॉन 100 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो भी उसकी टोटल बिक्री है उसमें जो भी परसेंटेज कमीशन की देनी है वो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे साधारण कमीशन उसका निकल कर आ जाएगा।
नेक्स्ट है प्रेषण खाता किस प्रकृति का खाता है, वास्तविक, वास्तविक, वस्तुगत या फिर ये सभी। देखिए यह एक अवास्तविक खाता होता है, क्योंकि प्रेषण खाता हम क्यों बनाते हैं, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, और लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है वो अवास्तविक खाता होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है थोक व्यापारी का कार्य नहीं है उत्पादकों से माल क्रय करना, फुटकर व्यापारियों को उधार में माल देना, मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाना या फिर उपभोक्ताओं को ऋण देना, बताइए। देखिए थोक व्यापारी का काम है उत्पादकों से माल क्रय करना, ये सही है। फुटकर व्यापारियों को उधार माल देना, ये भी सही है। मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाना, ये भी करेक्ट है। उसका क्या काम नहीं है, उसका काम नहीं है ये उपभोक्ताओं को ऋण देना, ये उसका काम नहीं होता, ऑप्शन डी करेक्ट है। 2017 का पेपर इतना टफ नहीं था, लेकिन 2020 का पेपर बहुत टफ आया था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है, शून्य, एक से अधिक या एक से कम, बताइए। देखिए यहाँ पे आवश्यक वस्तु की बात की गई है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। आवश्यक वस्तु से मतलब अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तब भी आप उसे परचेस करेंगे, प्राइस कम होगा तब भी आप उसे परचेस करेंगे, यानी कि आप पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि आपके लिए वो क्या है, शून्य है उसकी इलास्टिसिटी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, आवश्यक, क्योंकि वो आवश्यक है, आपको किसी भी कीमत पर वो खरीदनी है, फिर चाहे प्राइस बढ़ा हुआ हो चाहे कम हो, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकों के सामान्य कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य नहीं आते हैं, साख पत्रों का निर्गमन, बजट तैयार करना, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना, बचत खातों पर ब्याज का भुगतान करना, बताइए। देखिए बजट तैयार करना बैंक का सामान्य कार्य नहीं है, जबकि साख पत्रों का निर्गमन, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था और बचत खातों पे ब्याज देना ये इसका कार्य है। सामान्य, ये क्वेश्चन ही थोड़ा घुमा हुआ है, सामान्य कार्य इनको यहाँ पे नहीं देने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन बजट तैयार करना इनका काम नहीं होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किस वर्ष तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया है। ये किसी को नहीं पता होगा इसका आंसर, किसी को पता है इसका आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1948 तक जो हमारा रिजर्व बैंक था उसने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने के साधन है नगद साख, बैंक अधिविकर्ष, साधारण ऋण या फिर ये सभी। डी राइट होगा, क्योंकि ये सभी कार्य सभी फैसिलिटीज ऐसी हैं जिनसे ऋण प्रदान किया जाता है कस्टमर को, ठीक है। नेक्स्ट है सहकारी समिति का निर्माण डैश वयस्क व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, यानी कि 2, 5, 10 या 20, किसके द्वारा सहकारी समिति का निर्माण किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 10 व्यक्तियों से, वयस्क होने चाहिए वो, उनसे निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है जब कुल व्यय में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन की दिशा में ही होता है तो वहां की लोच होगी, क्या होगी।
देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इकाई से कम। देखिए, कीमत मांग लोच को ज्ञात करने के जो कुल व्यय विधि के अनुसार अगर हम बात करें तो कुल व्यय एवं कीमत में एक ही दिशा में परिवर्तन हो, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कीमत कम होने पर कुल व्यय में भी कम हो जाएगी, कुल व्यय भी कम हो जाएंगे, और कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय भी बढ़ जाएंगे। तो उस स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी, यानी कि अगर कीमत बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ेंगे, और अगर कीमत कम हो रही है तो खर्चे भी कम हो जाएंगे। एक ही दिशा में चल रही है, तो यहाँ पर जो मांग की लोच होगी वो एक इकाई से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनता के धन को खातों में जमा करना, विदेशी व्यापार का वित्त पोषण, जनता को ऋण देना या फिर सरकार को ऋण देना? बताइए। देखिए नाम से ही यहाँ पता चल रहा है आयात निर्यात बैंक, यानी कि जो भी हम विदेशी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके लिए ऋण प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे विदेशी व्यापार का वित्त पोषण यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 11, 12, 13 या 14? राइट आंसर हो जाएगा डी, 14 बैंकों का। और 1980 में जो हुआ था वो 6 बैंकों का हुआ था। ठीक है, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा क्षैतिज अक्ष के समांतर हो तो उस वस्तु की कीमत लोच होगी। अत्यधिक लोचदार, पूर्णतः लोचदार, अत्यधिक बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार? बताइए। देखिए, किसी वस्तु की मांग क्षैतिज अक्ष के समांतर है तो वहां पर जो उसकी कीमत होगी, आंसर करिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पूर्णतः लोचदार। ठीक है, नेक्स्ट है, उपयोगिता मापन विश्लेषण का गणनावाचक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया था? मार्शल, हिक्स, एडम स्मिथ या फिर रिकार्डो? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो दृष्टिकोण है गणनावाचक का, ये दिया था मार्शल ने। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक में संचालक मंडल के कितने सदस्य होते हैं? 20, 30, 40 या 22? ऑप्शन ए करेक्ट है, जो संचालक मंडल होते हैं उसमें 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति की स्थिति कौन सी है? पूर्ण सीमांत उपयोगिता, घटती सीमांत उपयोगिता, बढ़ती सीमांत उपयोगिता या फिर अधिकतम सीमांत उपयोगिता? देखिए, पूर्ण तृप्ति की बात की जा रही है तो पूर्ण तृप्ति वहां होगी जहां पे सीमांत यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 होगी। और अगर पूर्ण तृप्ति के बाद भी हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे, लेंगे उसे, तो वहां पर क्या हो जाएगी, वो फिर और घट जाएगी, यानी कि वो नेगेटिव में चली जाएगी। इसलिए पूर्ण तृप्ति होगी 0, तो वहीं पर हमें अपना कंजम्पशन स्टॉप करना है। ठीक है, यानी कि रोक देना है। नेक्स्ट है, सहकारी साख व्यवस्था में शीर्ष बैंक के नाम से जाना जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राज्य सहकारी बैंक या फिर केंद्रीय सहकारी बैंक? बताइए। यहाँ पे साफ लिखा है सहकारी साख व्यवस्था, तो आंसर ढंग से दीजिएगा। देखिए, सहकारी साख व्यवस्था की बात करिए तो शीर्ष बैंक है राज्य सहकारी बैंक। सिर्फ यहाँ पे बैंकों का शीर्ष बैंक पूछा होता तब हम केंद्रीय बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक बोल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यापारिक बैंक अपनी जमा राशि की कितने प्रतिशत राशि को विनियोग में व्यय करते हैं? लगभग 20%, 30%, 40% या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि जो होती है उसका 30% इन्वेस्ट करना होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? ए डी गोरवाला, जी सुब्रमण्यम, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, स्टेट बैंक की स्थापना की बात करें तो ये गोरवाला समिति के कहने पर हुई थी, तो यहाँ पर ए डी गोरवाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है गिफिन वस्तु है जिसकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है, कीमत घटने पर घटती है, आय बढ़ने में बढ़ती है और आय बढ़ने से घटती है। बताइए गिफिन यानी आपको पता होगा कि गिफिन जो है वो जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करिएगा। देखिए गिफिन वस्तु वह वस्तु होती है जिसकी जो कीमत घटने से क्या होगी, यहाँ पर वो घटने लग जाती है, निकृष्ट वस्तु भी कहलाती है। ये तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बैंक अधिविकर्ष की सुविधा मिलती है बचत खाते में, सावधि खाते में, चालू खाते में या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चालू खाते पर। नेक्स्ट है श्रम के अंतर्गत सम्मिलित हैं मानवीय क्रियाएं, वैधानिक क्रियाएं, मानसिक व शारीरिक दोनों क्रियाएं, उपरोक्त सभी। देखिए श्रम में ये जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन फिजिकली काम कर रहा है वो ही होगा, कोई मेंटली यानी कि कोई पर्सन जैसे कि डॉक्टर है, ठीक है, और वकील है, अपने दिमाग से काम करता है, तो मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाएं श्रम में आती हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है पूंजी की विशेषता है सक्रिय साधन, मनुष्यकृत साधन, अनिवार्य साधन या फिर अगतिशील साधन। बी यहाँ पे करेक्ट होगा, मनुष्यकृत साधन। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात ज्यों-ज्यों बढ़ाया जाता है त्यों-त्यों एक वस्तु के बाद उस साधन की सीमांत उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, अधिकतम हो जाएगा। बताइए। देखिए यहाँ पे अगर हम परिवर्तनशील अनुपात सिद्धांत के अनुसार बात करें तो साधनों के संयोग में परिवर्तनशील साधन के अनुपात को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात उस साधन की जो सीमांत उपयोगिता है वो घटने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर बी करेक्ट होगा, घटेगा। नेक्स्ट है साख मुद्रा होती है, कैसी मुद्रा है साख मुद्रा, ऐच्छिक, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए साख मुद्रा एक ऐच्छिक मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है समयावधि के आधार पर उत्पादन फलन कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2, 3, 4 या 5। देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे एक वो राइट आंसर होगा। ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अल्पावधि उत्पादन फलन, दूसरा होता है दीर्घावधि उत्पादन फलन। ठीक है, तो ऑप्शन दो यहाँ पे ऑप्शन ए जिसका आंसर है दो सही है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की विषय सामग्री है उपभोग, उत्पादन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था के में आते हैं कंजम्पशन भी आता है और प्रोडक्शन भी आता है, ये सबको पता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आभास लगान की अवधारणा किसकी है, एडम स्मिथ की, कीन्स की, मार्शल की या फिर कार्डो की। ऑप्शन सी सही है, मार्शल की। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट द्वारा अब तक कितने लेखांकन मानक निर्मित किए जा चुके हैं, 30, 31, 32, 29। देखिए सी करेक्ट होगा, 32। ठीक है, 32 मानक आ चुके हैं और वो मानक कौन कौन से हैं वो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, उनके एमसीक्यू कराए हैं, उनके पे थ्योरी कराई है, दोनों चीज कराई है, प्लीज चेक करिए, मानक आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रथम कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार करा चुकी थी मैं अपने प्रैक्टिस सेट में। शेयर धारकों द्वारा, प्रबंध मंडल द्वारा, सरकार द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रथम की बात की गई है तो प्रथम में शेयर होल्डर तो तब होंगे नहीं, शेयर होल्डर तो बाद में आएंगे, तो प्रथम कंपनी अंकेक्षक जो होता है इसकी नियुक्ति की जाती है प्रबंध मंडल द्वारा और उसके बाद जो अंकेक्षक नियुक्त होता है वो शेयर होल्डर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। नेक्स्ट है
कंपनी अंकेक्षक को किस संस्था का सदस्य होना चाहिए? कास्ट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कंपनी अंकेक्षक की बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है पूंजी खाता है नाम मात्र खाता, व्यक्ति खाता, वास्तविक खाता या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, पूंजी खाता एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आपने पढ़ा होगा कोई भी खाता जिसमें जो पर्सन के नाम से हो या फिर पर्सन को रिप्रेजेंट करे वो पर्सनल अकाउंट होता है, यानी व्यक्तिगत खाता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। होप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। पेपर इतना टफ नहीं था, बहुत बेसिक चीजें पूछी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे पेपर टफ होता जा रहा है, तो 2021 में हो सकता है कि और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, और या इससे आने वाले सालों में भी, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स या शेयर कीजिएगा जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।